हेलो टॉपर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो भैया बात ऐसी है कि अगर आपने इससे पहले के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आज कौन सी क्लास होने वाली है। अच्छा चलो ठीक है, अगर आप नहीं अभी देखे हो या फिर अगर आप नए हो चैनल पे तो मैं बता देता हूँ कि अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है जी। तो अक्सर जो है बच्चे जो होते हैं 10th क्लास में जो बच्चे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से बहुत डरते हैं। उनको जो है जैसे वर्ड प्रॉब्लम की बात आती है उनकी जो है धुकधुकी शुरू हो जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो दिल की धड़कन बढ़ाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का कोई भी क्वेश्चन अब आपसे ऐसा नहीं होगा कि सॉल्व नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन लगवा के आपको एग्जाम में भेजूंगा। जितने टाइप के हो सकते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं पे क्लास में लगवा भेजूंगा। ये नहीं कि आपको एक्स्ट्रा करना है, बस क्लास में जितने क्वेश्चन लगवाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन आप लगा लेना। कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, हर एक टाइप के क्वेश्चन लगवाऊंगा आपको। उसके बाद एक बात और मैं बोल दे रहा हूँ, इसके बाद आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं है, चाहे एनसीईआरटी हो या आर.डी. शर्मा हो। आपका मन करे आप प्रैक्टिस के लिए उठा लेना, लेकिन इतना मैं काम करवा दूंगा कि अगर आप ये कहोगे, पूछोगे मुझसे कि क्या लगाऊं, एनसीईआरटी लगाऊं, एग्जाम्पल लगाऊं, आर.डी. शर्मा लगाऊं या आर.एस. अग्रवाल लगाऊं, तो मैं कहूँगा भाई जितना क्लास कराया है ना उतना भी अगर आपने कर लिया तो आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कोई बुक उठा करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं। ठीक, अभी आज जो वर्ड प्रॉब्लम की क्लास लगभग 2 से 3 दिन जाएगी। आज की क्लास होगी, उसके बाद लगभग 2 क्लास और नेक्स्ट होगी। और मैं ये है इतनी लंबी क्लासें इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी हर एक तरह के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सारे के सारे मैं आपको बता सकूँ, कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, एग्जाम में आपको ये ना लगे कि यार ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बता दूंगा और इतनी प्रैक्टिस करवा के भेजूंगा कि आपको कुछ ये है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं ना एक सेकेंड, वो जो है सॉरी, वो सबसे ज़्यादा मांगते हैं आपके पेशेंस को। ठीक है, जितना पेशेंसफुली आप हैंडल करोगे उतने अच्छे तरीके से आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कुछ नहीं होता है। ठीक है, बस पेशेंस के साथ याद रखना, अंडरलाइन कर लेना इस बात को कि पेशेंस के साथ वर्ड बाय वर्ड आपको रीडिंग करना है। जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करते जाना, बस आपका काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोंट फियर, क्योंकि भैया जी इज हियर। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ वाले भैया जी का वादा है आपसे कि हर एक तरह के क्वेश्चन लगवा के आपको एग्जाम में भेजूंगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलो अब जब बात आ रही है वर्ड प्रॉब्लम की, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो बेसिकली जो है मैंने कैटेगराइज किया है कि बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं किन किन टॉपिक्स पे आते हैं। एक तो आपका आता है, पहला टॉपिक आपका आ जाएगा कि कास्ट एंड आर्टिकल्स। भाई स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। दूसरा आपका जो है टाइप आपका आ जाएगा नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, जो मैंने कैटेगराइज किया है। ठीक है, मैक्सिमम लगभग इसी के। तीसरा आपका आ जाएगा नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें आपका जो है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम भी इंक्लूड रहेगा। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके इंक्लूड रहेंगे। उसके बाद TSD हो गया, हाँ चौथा हो गया आपका एज। ठीक, और पांचवा में मान लेता हूँ मिसलेनियस। ठीक है, मिसलेनियस में आपका जैसे एरिया निकालना हो गया। ठीक है, और आपका कई तरह के मिक्स हो गए, सिंपल इंटरेस्ट हो गया,
ठीक है, परसेंटेज हो गया, सारी चीज़ें जो है मिसलेनियस में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली ये 5 चीज़ें जो है आपको इतने टाइप के जो है क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में देखने को मिल सकते हैं। आज जो हम क्लास है, आज की क्लास में हम कास्ट एंड आर्टिकल्स के सारी क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करेंगे। लगभग 9-10 क्वेश्चन का सेट है और हर एक टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन आ गया, फिर मोर या लेस करके आ गया, सारी टाइप के। अभी जब मैं क्लास जो स्टार्ट करूँगा तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज जो है हम करेंगे कास्ट एंड आर्टिकल्स के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी नंबर एंड फ्रैक्शन को पूरा कंप्लीट करने की। उसके बाद एक क्लास होगी एज और टीएसडी। कोशिश रहेगी कि एज और ये नंबर फ्रैक्शन एक साथ हो जाए, और उसके बाद टीएसडी की, क्योंकि टीएसडी के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन का जो है पूरा सेट बन जाएगा। और एक क्लास होगी मिसलेनियस की। लगभग 3 से 4 क्लासेज आपकी जाने वाली हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस बात से मत डरना कि यार इतनी लंबी क्लासेज लग रही हैं, इतना टाइम लगा। अरे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना है। कोई ये है यहाँ एंटरटेन करने थोड़े आए हो कि 10 मिनट का जो है आया और मन जो है एंटरटेन करके एकदम बिल्कुल सीख के चले गया। अरे भाई सीखना है, 80/80 का टारगेट लेके चले हो, समय तो देना ही पड़ेगा है, नहीं तो पता चलेगा कि इतना जल्दी टाइमिंग रहेगी, तो जो है टाइमिंग इतना जल्दी रहेगी तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ाओ, बहुत जल्दी जो है टाइमिंग रहेगी, तो समझ रहे हो ना। तो चलते हैं कास्ट एंड आर्टिकल्स की तरफ। तो पहली बात तो जब वर्ड प्रॉब्लम की बात आएगी तो जो है उसको वर्ड प्रॉब्लम के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो टेक्निक होता है उसमें 2-3 बातें आप हरदम याद रख लो। क्या क्या? पहली बात कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, आराम से पेशेंसफुली पढ़ो, रीडिंग करो, और पहले क्या डिटरमाइन करना है कि अननोन क्वांटिटी को डिटरमाइन करो। क्या करो? डिटरमाइन अननोन क्वांटिटी। ठीक है, पहले अननोन क्वांटिटी को डिटरमाइन करो। ठीक है, उसके बाद उसका जो है नॉमेनक्लेचर कर दो, उसको x मानो, y मानो, a मानो, b मानो, c मानो। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्या है? फॉर्मुलेट करो। ठीक है, फॉर्मुलेट करके उसका इक्वेशन बना लो। ठीक, जो भी कंडीशन दिया हुआ आराम से पढ़ते जाओ, कंडीशन को सेटिस्फाई कराते जाओ, और उसका जो है फॉर्मुलेट करके उसकी इक्वेशन बना लो। क्योंकि बात हो रही है हमारी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जब 2 वेरिएबल्स की बात हुई है, क्योंकि यहाँ हमको चैप्टर पता है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन है, एग्जाम में तो ये नहीं पता रहेगा ना कि 2 वेरिएबल की जो चैप्टर से आया है या जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया। तो यहाँ हमें पता है कि ये है 2 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन है। तो जाहिर सी बात है जब 2 वेरिएबल्स है तो जो अननोन क्वांटिटी होगी वो 2 होगी। ठीक है, 2 अननोन क्वांटिटी है तो ये है जो हमारे इक्वेशन बनेंगे। ठीक, जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा? 2 अननोन क्वांटिटी को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड, कोशिश करना कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन क्वांटिटी की जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इतना बस काम करना है। ठीक, और इतना काम करने के बीच में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है ये है पेशेंस के साथ एज्यूम मत करने लगना। एज्यूम करने का काम बस इतना है कि अननोन क्वांटिटी जो होगी ना उसको खाली x और y एज्यूम करना है। इसके अलावा कुछ अपने मन से मत जो है चलने लगना, अच्छा ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा कुछ नहीं। बस अननोन क्वांटिटी को जो डिटरमाइन करना, उसको केवल नाम दे देना कि ये एज्यूम किया कि ये है और ये y है, x y जो भी है। इसके अलावा कुछ एज्यूम मत करना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अच्छा ये भी तो हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता है। जैसा जैसा जो है प्रश्न में कहेगा, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा वैसे फॉलो करते जाना है। तिनिक तिनिक चलेंगे, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा करते जाएंगे। क्वेश्चन बड़े आराम से मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा। दिमाग अपना लगाए, ओवर जो है स्मार्ट बने, ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो बेटा याद रख लेना कि लगना तय है लंका। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि जो है कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। ठीक, अब देखिए
तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए बुक स्टोर सेल्स 4 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स एट कॉस्ट 220। क्या कह रहा है कि एक बुक स्टोर है, वो जो है 4 नोटबुक, कितना 4 ठो नोटबुक है और 5 ठो पेन को 220 रुपये में बेच रहा है। अच्छा जी आगे चलते हैं। वाइल, जबकि 2 नोटबुक एंड 3 पेन्स एट कॉस्ट 120, जबकि 2 नोटबुक और 3 पेन का जो दाम है वो कितना है 120 रुपया है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एक नोटबुक और एक पेन। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में कि 4 नोटबुक और 5 पेन का दाम 220 रुपया है, 2 नोटबुक और 3 पेन का दाम 120 रुपया है। अब आपको पता करना है कि एक नोटबुक और एक पेन का दाम कितना होगा। ठीक है, कहीं पे भी एक नोटबुक और एक पेन का दाम तो दिया नहीं है। अच्छा जी चलो ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट अस एज्यूम क्या एज्यूम किया हमने कि द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज द कॉस्ट ऑफ वन नोट बुक इक्वल टू एक्स रुपए। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू वाई रुपए। ठीक, एक नोटबुक का कास्ट हमने क्या माना एक्स रुपए, एक पेन का कास्ट क्या मान लिया वाई रुपए। हमने क्या कहा था पहले अननोन क्वांटिटी को क्या अभी बताया था, अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना। अननोन क्वांटिटी क्या है, एक नोटबुक का दाम, क्या है एक नोटबुक का दाम और एक पेन का दाम जो है अननोन क्वांटिटी है। इसको हमने एक एक नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, वाई नाम दे दिया। ठीक, अब क्या करना था, आइडेंटिफाई कर लिया, नाम दे दिया, अब क्या करना है फॉर्मुलेट करना है और इक्वेशन बनाना है। तो क्या कह रहा है, कैसे फॉर्मुलेट होगा, 4 नोटबुक और 5 पेन का दाम 220 रुपया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक नोटबुक का दाम x रुपए है, ठीक, तो 4 नोटबुक का दाम क्या होगा। आसान भाषा में, अगर आप जो है चॉकलेट लेने जाते हो, डेयरी मिल्क की 5 रुपये की चॉकलेट आपने एक ली, 5 रुपये की चॉकलेट है, ठीक, एक चॉकलेट 5 रुपये की। अगर मैं कहूँ कि 4 चॉकलेट चाहिए मुझे, तो आप क्या कहोगे, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। यानी कि एक चॉकलेट का जो दाम होगा उसको उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा उसका टोटल प्राइस क्या होगा। तो अब एक नोटबुक का दाम हमको पता है, तो 4 नोटबुक का दाम कितना होगा, एक नोटबुक का दाम x रुपए है, तो 4 नोटबुक का दाम कितना होगा, आप कहोगे कि भैया जी 4x हो जाएगा। अच्छा जी, और क्या है, 5 पेन का दाम कितना होगा, एक पेन का दाम y रुपए है, तो 5 पेन का दाम क्या होगा, 5y होगा। एक का दाम y तो 5 का 5y। आप क्या कह रहा है, 4 नोटबुक एंड 5 पेन एट कॉस्ट 220, यानी कि 4 नोटबुक का दाम इतना है और 5 पेन का दाम इतना है, और दोनों को मिला करके 220 रुपये हो रहा है। यानी कि 4x + 5y = क्या हो गया, 220 हो गया। यही फॉर्मुलेट करना था और इक्वेशन बनाना था, हो गया। एक इक्वेशन बन गई। क्या कहा कि एक देखो 4 पेन का दाम और 4 नोटबुक का दाम और 5 पेन का दाम कितना है, 220 रुपया है। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा क्या कह रहा है कि 2 नोटबुक और 3 पेन, एक नोटबुक का दाम कितना है, x रुपए है, तो 2 नोटबुक का दाम क्या होगा, आप कहोगे भैया जी 2x हो जाएगा। और क्या कहा है, 3 पेन, एक पेन का दाम y रुपए है, तो 3 पेन का दाम 3y हो जाएगा। और क्या कहा, 2 नोटबुक एंड 3 पेन एट कॉस्ट 120, यानी कि 2 नोटबुक का दाम और 3 पेन का दाम जो है कितना है, 120, दोनों को मिला करके कितना है, 120 है। ठीक है, तो इसको भी फॉर्मुलेट करके हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक, अब क्या करना है, इक्वेशन बन गई है, अब क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करके और x और y की वैल्यू को निकाल लेना है। और x y की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, एक नोटबुक और एक पेन का दाम होगी। आप कहोगे भैया जी अब तो काम हो गया, बस यहीं तक का काम था। हकीकत में जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, नोट कर लेना कि काम यहीं तक होता है। क्या
इक्वेशन बनाने तक। अगर आपने सही इक्वेशन बना ले गई तो फिर आपका काम हो गया है। तो यहाँ तक क्या करना है, सबसे पहले अननोन क्वांटिटी को जो है आइडेंटिफाई करना है, उसको नाम देना है और फॉर्मुलेट करके इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन बन गया तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड कुछ लगा करके आप जो है इक्वेशन को सॉल्व करके अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लोगे। इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसके बाद तो वही सब पुराना वाला काम बचा है। कुछ बचा है क्या? ठीक, तो मान लो अगर इन दोनों को सॉल्व करना होगा तो मेरा ये मन कर रहा है आपसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करने का। मेरा मन कर रहा है x को एलिमिनेट करने का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा, 4x कट जाएगा। तो इसको हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4x, इक्वेशन नंबर 4x, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू 120 इंटू 200 240। पहली इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 220, 4x प्लस 5y इक्वल टू 220, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 20, y की वैल्यू 20 आ गई तो x की वैल्यू क्या होगी, रख देते हैं किसी इक्वेशन में। y की वैल्यू को मान लो इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 इक्वल टू 120, ठीक है। तो 20 यहाँ 60, 60 इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई 30, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 30 रुपीज़ हो गया और y इक्वल टू क्या हो गया 20 रुपीज़ हो गया। यानी कि एक नोटबुक का दाम कितना हो गया 30 रुपये और एक पेन का दाम कितना हो गया 20 रुपये। बस इतना सा बात था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से एक एक वर्ड को पकड़ना है और पढ़ते जाना है और जैसा जैसा कहेगा उसको फॉलो करते जाना है। पेशेंस के साथ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 बॉयज x एंड y आर प्लेइंग विद मार्बल्स। 2 ठो लड़के हैं जो कि एक का नाम x है एक का नाम y है और वो क्या कर रहे हैं मार्बल से खेल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है x सेज टू y, यानी x y से कहता है। मान लो एक मैं हूं x, एक मेरा दोस्त है y, चुन्नीलाल सामने बैठा है। ये चुन्नीलाल y है, ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त चुन्नीलाल है जिसको मैं y मानता हूं। x सेज टू y, यानी कि मैं चुन्नीलाल से क्या कह रहा हूं कि गिव मी 12 मार्बल्स एंड आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू हैव लेफ्ट। क्या कह रहा हूं मैं कि गिव मी 12 मार्बल्स। मैंने चुन्नीलाल से कहा कि गिव मी 12 मार्बल्स। एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी मार्बल है उसमें से 12 मुझे दे दो, ठीक है। एंड आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू हैव लेफ्ट। तो जब तुम 12 मुझे दोगे तो तुम्हारे पास जितना बचेगा और मेरे पास जितना होगा, यानी कि मेरे पास जितना होगा वो तुम्हारे पास जितना बचेगा उसका 2 गुना होगा। क्या कहा कि अगर तुम मुझे 12 मार्बल दे देते हो तो मेरे पास जितना मार्बल होगा वो तुम्हारे पास जितना बच रहा है उसका 2 गुना होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है y सेज टू x। अच्छा, अब चुन्नीलाल हमसे कह रहा है कि ठीक है, अभी हमने चुन्नीलाल से कहा था, अब चुन्नीलाल हमसे क्या कह रहा है, चुन्नीलाल कह रहा है कि गिव मी 12 मार्बल। चुन्नीलाल ने कहा अच्छा ठीक है, एक बार हम चलो ठीक है, अगर तुम मुझे 12 मार्बल दे देते हो, चुन्नीलाल हमसे 12 मार्बल मांग रहा है, कह रहा कि अगर तुम मुझे 12 मार्बल दे देते हो, गिव मी 12 मार्बल्स एंड वी बोथ विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर तुम मुझे अपना 12 मार्बल दे दोगे ना तो जितना मार्बल तुम्हारे पास होगा उतना ही मार्बल मेरे पास होगा। हमने कहा अच्छा जी,
ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आगे क्वेश्चन में छूट गया है, फाइंड द मार्बल्स both will have initially। ठीक, थोड़ा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो सकती है। पता क्या करना है कि दोनों के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे, क्या पता करना है कि दोनों के पास शुरू में कितने मार्बल्स थे। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, पहली बात कि मान लेते हैं कि दोनों के पास शुरू में कुछ मार्बल्स थे। ठीक है, मानते हैं, लेट अस एज्यूम कि ठीक, क्या एज्यूम करना है कि x के पास नंबर ऑफ मार्बल्स x have, कि x के पास, ये हमने एज्यूम किया कि x के पास कितने मार्बल्स हैं, a मार्बल्स हैं। ठीक है, उसी तरीके से नंबर ऑफ मार्बल्स y है कितना, b। हमने मान लिया कि x के पास शुरू में a मार्बल थे और y के पास b मार्बल थे। अननोन क्वांटिटी क्या क्या है हमने डिसाइड कर लिया, कौन कौन सी, कि दोनों के पास जो अननोन ये है मार्बल कितने थे, ये अननोन क्वांटिटी थी, उसको अलग अलग नाम दे दिया कि भैया x के पास जो है a मार्बल था और y के पास b मार्बल था। अच्छा जी, अब आगे कंडीशन क्या कह रहा है, अब हमारा काम क्या है, फॉर्मुलेट करना है और इक्वेशन बनाना है। तो क्या है इक्वेशन, क्या कह रहा है कि x सेज टू y, x y से क्या कहता है कि गिव मी 12 मार्बल्स एंड x कह रहा है y से कि तुम मुझे 12 मार्बल दे दो, यानी कि x के पास a मार्बल है, y के पास b मार्बल है। ठीक है, तो x ने कहा ये x है, ये y है। ठीक है, अब x वाला बबुआ कह रहा है, यानी कि मैं कह रहा हूं चुन्नी लाल से कि भैया बाबू ऐसा है कि गिव मी 12 मार्बल, तुम मुझे 12 मार्बल दे दो, यानी कि अगर ये 12 मार्बल देगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका 12 मार्बल कम हो जाएगा, होगा ना। अरे भाई ये है चुन्नी लाल, अगर 12 मार्बल देगा तो उसके 12 मार्बल कम हो जाएंगे और वो 12 मार्बल मेरे पास आएंगे तो मेरे पास जितने मार्बल हैं उसमें 12 मार्बल बढ़ जाएंगे, यही होगा ना। ठीक, अच्छा, गिव मी 12 मार्बल्स एंड आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी यू हैव लेफ्ट। ठीक है, तो मेरे पास, यानी x कह रहा है, तो x के पास जितना जो है मार्बल होगा वो कितना होगा, जितना तुम्हारे पास बचा हुआ है, यानी y के पास जितना बचा हुआ है उसका आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी यू हैव लेफ्ट, इसका 2 गुना होगा। क्या कहा है, आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू हैव लेफ्ट, यानी तुम्हारे पास जितना बचा है उसका 2 गुना होगा। हमारे पास जितना बचा है ना वो तुम्हारे पास बचे हुए का 2 गुना होगा। फॉर्मुलेट हो गया, इक्वेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझेंगे क्या कह रहा है कि x सेज टू y, x के पास a है, y के पास b है। ठीक है, b मार्बल है, x ने y से कहा कि एक काम करो तुम अपना 12 मार्बल मुझे दे दो, तो जब ये b जो है 12 मार्बल देगा तो इसका 12 मार्बल कम होगा और a के पास 12 मार्बल ऐड हो जाएगा। इतना कर लिया, आगे क्या कर रहा है, एंड आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू हैव लेफ्ट, तो जो मेरे पास जितना मार्बल होगा वो कितना होगा, जो तुम्हारे पास बचा है, यानी कि b-12 जितना तुम्हारे पास बचा है उसका 2 गुने के बराबर, यानी कि b-12 इंटू 2 के बराबर जो है मेरे पास मार्बल हो जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a + 12 और a + 12 होगा और 2b -
24 होगा, -24 को इधर लाते हैं, a को उधर ले जाते हैं, तो यानी ये इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी 2b - a और ये जो है आ जाएगा इक्वल टू 36, यही बनेगा ना। सिंप्लीफाई करोगे तो अरे a को उधर ले गए और ये -24 को इधर ले आए, यही होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई प्यारी सी। ठीक, अब क्या कह रहा है, अच्छा अब y कहेगा, यानी चुन्नीला y से 2x। भाई देखो ऐसा है, अभी तक तो तुम बोल रहे थे x y क्या कह रहा, अभी तुमने हमसे मांगा था, अब मैं कह रहा हूँ y वाला कह रहा है कि y से 2x क्या कह रहा है, गिव मी 12 मार्बल। भाई इसके पास b था, y के पास, x के पास x था, अब ये y की बारी है, y कह रहा है कि तुम मुझे 12 मार्बल दे दो, यानी कि ये सॉरी a था ना। अब a जो है इसके पास 12 मार्बल अगर ये देगा तो इसका 12 मार्बल कम हो जाएगा, होगा ना भाई, x का 12 मार्बल कम होगा, और ये जो है b अगर लेगा तो इसके पास 12 मार्बल ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, तो लेन देन का काम हो गया। अब क्या हो रहा है, 12 मार्बल्स एंड वी बोथ विल हैव इक्वल नंबर। अच्छा अगर ऐसा कर देते हो तो हम दोनों लोगों के पास जितना होगा वो बराबर बराबर, यानी कि अगर तुम मुझे 12 मार्बल दे देते हो तो तुम्हारे पास जितना होगा और मेरे पास जितना होगा वो दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि इसने 12 मार्बल दिया तो इसके पास a - 12 होगा, इसने 12 मार्बल दिया तो इसके पास b + 12 हुआ। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो है इसके पास x के पास a - 12 बचा और इसके पास b + 12 होगा, और ये दोनों क्या होंगे आपस में, एंड वी बोथ विल हैव एन इक्वल नंबर, यानी कि हमारे पास दोनों के पास बराबर नंबर के मार्बल बचेंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन को भी हमने जो है फॉर्मुलेट करके एक इक्वेशन बना ली। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, b को इधर लाते हैं, 12 को उधर ले जाते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा a - b = 24। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 होगा। ठीक, अब एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये हो जाएगा b = हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। ठीक, अब b की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख करके a की वैल्यू निकाल देते हैं, तो मान लो b की वैल्यू यहाँ रख दिए दूसरे वाले इक्वेशन में, तो a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 84, b अगर 60 है तो a की क्या आ जाएगा 84। इसको मैं डायरेक्ट जो है सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, एग्जाम में आप लोग डायरेक्ट मत लिखना, लिख देना a की वैल्यू जो है पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू रख करके दिखा देना और इस तरीके से आप बना लेना। तो यानी कि a के पास शुरू में जो है x के पास कितने मार्बल थे a, और y के पास कितने मार्बल थे b। अब a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 84 और b की वैल्यू कितनी आई है 60। ठीक है, यानी कि एक ये x के पास 84 मार्बल था और y के पास 60 मार्बल था। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं कि क्या ये जो है सही आंसर आया है। एक काम करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, जो कंडीशन लगाया था उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो नंबर सही है। तो पहले चीज़ क्या कह रहा है, x क्या कह रहा है, x सेज टू y। ये मैं आपकी संतुष्टि के लिए कह रहा हूँ, दिखाने के लिए कि अगर आंसर चेक करना होगा तो क्या करेंगे। x क्या y से क्या कह रहा है, गिव मी 12 मार्बल्स। x कह रहा है कि y से कि मुझे 12 मार्बल दे दो, यानी इसके पास 60 है तो ये 12 मार्बल इसको देगा, तो ये 84 और 12 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, और y के पास कितना बचेगा, जब 12 मार्बल दे देगा तो इसके पास बचेगा आपके 48 बचेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या कह रहा है, x y से कह रहा है आई विल हैव ट्वाइस एज मेनी एज यू हैव लेफ्ट। तो x कह रहा है y से कि अगर ऐसा कर दिए तो ये मेरे पास जो मार्बल होगा वो तुम्हारे पास जितना बचा है उसका 2 गुना होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये 96 है, ये 48 गुना 96 सही है, इक्वेशन सही बैठ रही है, यानी पहली कंडीशन सही हो गई। अच्छा दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, y सेज टू x गिव मी 12 मार्बल। y कह रहा है x से कि मुझे 12 मार्बल दे दो, तो अगर ये 84 इसके पास है 60 इसके पास है, तो ये अगर ये 12 मार्बल देगा तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास 84 - 12 72 बचेगा। ये 12 मार्बल लेगा तो इसके पास कितना बचेगा 72 बचेगा। अच्छा आगे चलते हैं, एंड वी बोथ विल हैव इक्वल नंबर। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास हम दोनों के पास बराबर नंबर होंगे। सही बात है भाई, इसके पास भी 72 आ गया, इसके पास भी 72 आ गया, यानी ये दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा आंसर सही है।
अगर क्रॉस चेक करना हो तो आप इस तरीके से कंडीशन को जो है, जो भी कंडीशन दिया है उसमें वैल्यू को रख करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी। तो कुछ भी जो है वो नहीं है, इस सब क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होगे 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, उसमें बस एक चीज़ है, जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, 2 ठो लीनियर इक्वेशन बेहतरीन सी बनाओ, प्यारी सी, और उसको सॉल्व करके जो भी अननोन क्वांटिटी है उसकी वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, तो आगे के चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो फिक्स्ड जो है चार्ज, फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्जेस के बारे में है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिल सकते हैं कि कोई फिक्स्ड चार्ज है, ठीक, और कुछ वेरिएबल चार्ज है। इसमें होता क्या है कि मान लो कहीं आप गए, कहीं रुके, ठीक है, तो आपको जैसे हो सकता है कि अगर आप टैक्सी स्टैंड पे जाते हो, चाहे किसी होटल पे जाते हो, तो आपको कहा जाता है कि भाई 3 दिन का, आप कुछ भी करो, 3 दिन का फिक्स चार्ज इतना है। ठीक, और उसके बाद आप 1 दिन रुकते हो तो 1 दिन का अलग, मतलब पर डे का चार्जेज आपको लगेगा। ठीक है, या फिर जैसे मान लो आपने टैक्सी ली, ठीक है, टैक्सी ये हायर की, तो उसने कहा भैया देखो हम किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेते हैं, होता है ना, किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेंगे। अब आपको मान लो 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है, आपने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपका ये टोटल चार्ज कितना हुआ, 5 रुपये है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो 25 रुपये हुआ। ठीक, लेकिन टैक्सी वाले ने पहले कह रखा है कि भैया देखो पर किलोमीटर के हिसाब से तो मैं लूँगा, लेकिन एक मेरा चार्ज है, अगर आपने टैक्सी हायर की है तो मान लो 20 रुपये 25 रुपये कुछ भी एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। यानी जैसे मान लो 20 रुपये फिक्स चार्ज है, 20 रुपये तो आपको देना ही देना है। उसके बाद जितना किलोमीटर चलो, 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर चलो, उसका 1 किलोमीटर जो है किलोमीटर पर जो है उसका जो हिसाब होगा पर किलोमीटर के हिसाब से होगा, लेकिन 20 रुपये तो आपको देना ही देना है। तो 20 रुपये हमारा क्या हो गया, फिक्स चार्ज हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बकिया वेरिएबल हो गया कि 1 किलोमीटर का चलेंगे तो अलग होगा, 2 किलोमीटर का चलेंगे तो अलग होगा, 3 किलोमीटर का चलेंगे तो अलग चार्ज आएगा। ठीक है जी। तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। एक टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। क्या कह रहा है, एक टैक्सी है जो कि अगर ट्रेवल करती है तो जो है जो वेरिएबल चार्ज है, ठीक है, जो आप डिस्टेंस कवर करेगी, जैसे अभी हमने बताया ना, उसके आप पर किलोमीटर के हिसाब से जितना वो चार्ज लेगा, उसके साथ साथ वो एक फिक्स चार्ज भी लेगा आपसे। ठीक है, अच्छा जी। यानी कि जैसा अभी हमने बताया ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से जितना किलोमीटर चलोगे उतने का तो चार्ज आएगा ही आएगा, प्लस एक फिक्स चार्ज भी वो टैक्सी वाला लेगा कि इतना तो आपको देना ही देना, उसके बाद जितना किलोमीटर चलोगे उस हिसाब से आपको पैसा देना। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105। 10 किलोमीटर कोई व्यक्ति चला है तो उस व्यक्ति को कितना पे करना पड़ा है, 105 करना पड़ा है। अच्छा जी। और एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर कोई चला है तो उसको कितना पे करना पड़ा है, 155। अच्छा जी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, क्या क्या पूछा है, फिक्स चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि 10 किलोमीटर चला है, 105 रुपये दिया है, तो 105 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि पर किलोमीटर का चार्ज क्या है। तो विश्वास में, और उसी तरीके से 155 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो चार्ज पर किलोमीटर मुझे पता चल जाएगा। तो विश्वास मानिए आप गलत जा रहे हैं। क्यों गलत जा रहे हैं कि 10 किलोमीटर का उसने 105 रुपये चार्ज लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है 105 को 10 से डिवाइड करके पर किलोमीटर निकालेंगे। रीजन ये है क्योंकि इस 105 में पर किलोमीटर का हिसाब तो जो है ऐड है ही है, प्लस जो है इसमें 2 चीज़ें ऐड हैं। एक क्या है, एक है आपका फिक्स्ड चार्ज ऐड है, ठीक है, और प्लस पर
पर किलोमीटर का भी ये है चार्ज ऐड है आपका, चार्ज पर किलोमीटर इंटू 10 ये भी ऐड है आपका। ठीक है, तो ये केवल ये गलती मत करना कि 105 रुपये हुआ है, 10 किलोमीटर चला है, 105 को 10 से डिवाइड कर दें, ये गलती मत करना, नहीं तो पाप लगेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, फिक्स चार्ज चाहिए और चार्ज पर किलोमीटर चाहिए। अच्छा जी, तो अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यू अभी हमको पता नहीं है, पता लगाना है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों हमारी क्या हो गई, अननोन क्वांटिटी हो गई। जब अननोन क्वांटिटी है तो इसको हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम कि फिक्स चार्ज, लेट अस एज्यूम आप लिख लेना, हम नहीं लिख रहे हैं, लेट अस एज्यूम कि फिक्स्ड जो है फिक्स चार्ज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, मान लेते हैं ए को मान लेते हैं फिक्स चार्ज, ए रुपया हो गया। ठीक, और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर ये हमने मान लिया 20 रुपये, यानी 1 किलोमीटर जाएगा तो 20 रुपया देना पड़ेगा, और फिक्स चार्ज कितना हो गया, ए रुपया हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं, देखो अननोन क्वांटिटी मिल गई, उसको जो है उसका नाम दे दिया। अब फॉर्मुलेट करके इक्वेशन बनाना है, तो जो है इसमें जो कंडीशन दी होगी उसको हम फॉलो करेंगे। क्या कह रहा है कंडीशन, कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105, 10 किलोमीटर का 105 रुपया दिया है, यानी कि पहली बात तो 105 रुपया जो दिया है, 105 रुपया जो दिया है ये दो चीज़ों से मिलके बना है। क्या, एक तो फिक्स चार्ज और एक चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स चार्ज कितना है, ए है। अच्छा जी, अब 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर का कितना रुपया हुआ, 1 किलोमीटर का पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना है 20 रुपया है, तो 10 किलोमीटर के कितना हो गया 10 भी हो जाएगा, होगा ना, अरे बोल बउआ, होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब ये हमारी एक प्यारी सी इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से अब हमें ये दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। अच्छा, अब 155 रुपये मिल रहे हैं हमको, 155 रुपये मिल रहे हैं। अब 155 रुपये में क्या क्या है, एक तो पहली बात तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। आप कहोगे बिल्कुल भैया जी, ए हो गया। चलो, अब 15 किलोमीटर चला है तो 15 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज, तो 1 किलोमीटर का 20 रुपया है तो 15 किलोमीटर का 15 भी हो जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी दूसरी हो गई, दो ठो इक्वेशन बन गई। क्या करना है, बस वही पुराना काम कि ये है दोनों को सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके किसी भी से और ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही हमको यहाँ पे निकालना भी है। तो एक काम करते हैं, किसी में से किसी को घटा देते हैं। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाते हैं। क्या है कि इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है 155 ये बड़ी है, 15 भी बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। आप लिख देना आगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हम लिख देते हैं भाई, स्पेलिंग मत तो जाना। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक, अब क्या होगा, इससे इसको माइनस किया, ये कितना हो गया 50 इक्वल टू ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5b, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू को कहीं पे भी रख देते हैं, मान लो इसी में रख दिया पहले इक्वेशन में तो क्या होगा कि b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 इधर जाएगा तो 105 में से 100 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू हमारी जो निकलेगी a आ जाएगी हमारी 5। ठीक, तो यानी कि जो फिक्स चार्ज हो गया वो कितना हो गया 5 रुपये हो गए, पर किलोमीटर नहीं 5 रुपये हुए। यानी कि जैसे आप टैक्सी में बैठोगे 5 रुपये तो देना ही देना है, प्लस क्या देना होगा बी की वैल्यू कितनी आई है 10 रुपये, 10 रुपये। जितना किलोमीटर जाओगे, 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपये, 2 किलोमीटर जाओगे तो 10 गुणे 2 20 रुपये, 3 किलोमीटर जाओगे तो 10 गुणे 3 30 रुपये, प्लस हर बार 5-5 रुपये ऐड जरूर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है फिक्स और वेरिएबल चार्ज का क्वेश्चन। ठीक है, एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल चार्ज पे, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ठीक,
अब देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज वाला, ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। ए लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, एक लाइब्रेरी है, उसमें फर्स्ट 3 डेज का तो एक फिक्स चार्ज है कि पहले 3 दिन का चार्ज इतना तो लगना ही लगना है, ठीक है, एंड ए एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, ठीक है, उसके बाद का जो चार्ज है क्या है, एडिशनल चार्ज है ईच डे का, कि पर डे के हिसाब से आपको लगेगा, ठीक है, कितना, ईच डे देयर आफ्टर। योगी जी पेड 27 रुपये फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डे। योगी जी गए, ठीक है, उन्होंने वहाँ से किताब ली और वो किताब उन्होंने 7 दिन तक रखे रही और उस 7 दिन का जो है जो रुपया पेड किया, ये 27 रुपये पे किया। लगता पार्लियामेंट वाली किताब थी, इतनी सस्ती। वाइल मोदी जी पेड ₹21 फॉर द बुक ही केप्ट फॉर 5 डेज। जबकि मोदी जी ने 21 रुपये पे किया उसी बुक का, लेकिन उन्होंने कितने दिन रखा, 5 दिन रखा था। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। अब क्या पता करना क्या है कि ये जो फिक्स्ड चार्ज है पहले 3 दिन का उसको पता करना है, और दूसरा क्या पता करना है कि चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ठीक है, पर डे का जो चार्ज है, एक्स्ट्रा डे जो है मतलब फिक्स्ड जो है, जो आपने कहा ना कि 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा डे आएगा यानी चौथा दिन चाहे 5वां दिन चाहे 6ठा दिन, ये जो है पर डे का जो चार्ज कितना होगा यही पता करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 अननोन क्वांटिटी है, कौन कौन सी, एक फिक्स्ड चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या करते हैं कि फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू X रुपीज़, ठीक, उसके बाद चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये कितना हो जाएगा, Y रुपीज़, ठीक, पर डे का Y रुपीज़ आ गया। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है, योगी जी पेड, अच्छा फिक्स्ड चार्ज ये 3 दिन का है, याद रखना 3 दिन का हमने पूरा ले लिया है कि 3 दिन का चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज पहले ही बोल दिया ना कि फॉर 3 डेज, फर्स्ट 3 डे का जो चार्ज जो है आपका कितना हमने मान लिया, X रुपीज़ हो गया। उसके बाद 3 दिन के बाद जो है पर डे Y रुपीज़ जो है आपको देना पड़ेगा। तो योगी जी ने कितना पे किया, 27 रुपये पे किया है। अच्छा जी, अब ये 27 रुपये में क्या क्या होगा, पहले बात तो ये 3 दिन का जो आपका ये है फिक्स चार्ज है वो होगा, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज कितना है, X रुपीज़ है, ये होगा, प्लस पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज, जो पर डे है उसका चार्ज। 3 दिन के बाद कितने दिन के लिए रखा था, 7 दिन बुक रखी थी, तो 7 दिन में से 3 दिन तो जो है उसका फिक्स चार्ज लगेगा। भाई क्या क्या, 3 दिन का फिक्स चार्ज, तो 3 दिन का फिक्स चार्ज X रुपये हो गया। अब जो है 7 दिन रखा है तो 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया, बचा कितना बचा, 4 दिन, और 4 दिन का जो है हमें पर डे के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। पर डे का कितना है, Y रुपीज़ है, तो 4 दिन का कितना हो गया, 4Y, ठीक। और ये हमारी एक प्यारी सी इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी पेड 21 रुपये, मोदी जी ने 21 रुपये दिया है। अब 21 रुपये दिया है, कितने दिन के लिए दिया है, 5 दिन के लिए दिया है, लेकिन उस 5 दिन में 3 दिन का तो फिक्स है, कितना, X रुपये, तो X रुपये 3 दिन का हो गया। अब बचा कितना, 2 दिन, 2 दिन का ये पैसा कितना पे करेंगे, जो कि पर डे क्या है, Y रुपीज़, तो 2 दिन का कितना हो गया, 2Y हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारी प्यारी सी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब एक बात बताओ, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मैं X और Y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल भैया ये निकाल लेंगे। तो एक काम करते हैं, माइनस कर देते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2Y, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लो 2 से में पुट किया तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3 दूनी 6, 6 इधर आएगा 15 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15। सही है जी, कोई दिक्कत तो ना है, 3 दूनी 6,
ठीक है, x = 15 रुपये। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से रुक जाओ, ये आंसर आ गया है, बिल्कुल आ गया है। फिक्स चार्ज हमारा कितना था? 15 रुपये था। ठीक, उसके बाद जो पर डे का चार्ज हुआ, तीसरे दिन के बाद चौथा दिन हुआ चाहे पांचवा दिन हुआ, पर डे का चार्ज कितना आया? y, तो y कितना है? 3 रुपये पर डे। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे तो क्या कहा है? चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यानी कि फिक्स्ड चार्ज के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बन रहा है उसका पर डे का चार्ज तो आपने निकाल दिया। अगर क्वेश्चन में कह देता, ध्यान से सुनना, यहाँ पे केवल फिक्स्ड चार्ज पूछा है तो फिक्स्ड चार्ज हमारा निकल के आया है 15 रुपये। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि फिक्स्ड चार्ज फॉर पर डे, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। क्या कि ये जो फिक्स चार्ज हमने निकाला है 15 रुपये, ये कितने दिन के लिए है बच्चा? तो कितने दिन के लिए है? 3 दिन के लिए है। ये 3 दिन का फिक्स चार्ज हमने टोटल रख लिया है 15 रुपये। ठीक है, तो ये 15 रुपये कितने दिन के लिए है फिक्स चार्ज? 3 दिन के लिए है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि फिक्स्ड चार्ज पर डे, अगर पूछ लेता तो क्या कहते हैं हम कि 3 दिन के लिए हमें जो 15 रुपये देना पड़ता है, तो पर डे का कितना हो जाएगा? पर डे का हमारा हो जाएगा 15/3, यानी कि 5 रुपये पर डे। ये जो हमारा क्या आ जाएगा? फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ये दिन का पूछता है कि इतने दिन का फिक्स चार्ज ये है, तो याद रखना है, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि अगर 3 दिन का, जैसे 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ भी कहता है, इतने दिन का फिक्स चार्ज ये है, और आपने जो है फिक्स चार्ज पूरे दिन का मान लिया है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 दिन का पूरा मान लिया था x रुपये। ठीक है, तो मुझे बाद में क्या करना पड़ेगा? पर डे निकालने के लिए जो है उसको इस तरीके से डिवाइड करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चार्ज फिक्स्ड चार्ज पर डे पूछेगा, तो अगर आपने यहाँ पूरे 3 दिन जो है 4 दिन जितने दिन का दिया है सबको माना है, तो पर डे आप निकालना मत भूलिएगा। हाँ, एक बात और है, अगर इसी की चीज़ में हमने अगर यहाँ पे कह दिया होता फिक्स्ड चार्ज पर डे, अगर मैंने कह दिया होता, अगर मैंने क्या किया होता फिक्स्ड चार्ज पर डे, यानी कि पर डे का जो है चार्ज फिक्स रख दिया होता, तो x रुपये है, तो क्या होता? चेंजेस क्या होते? मान लो अगर मैं यहीं पे मान लेता कि पहले से ही हम लेके चल रहे हैं कि फिक्स्ड चार्ज पर डे कितना होगा? x रुपये होगा, तो 3 दिन का कितना होगा? 3 दिन का हो जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद चार्ज पर डे एक्स्ट्रा तो +4y। ठीक, ये क्वेश्चन हमारी कुछ ऐसे बनती = 27 बनता। उसके बाद क्या होता? दूसरी क्वेश्चन क्या बनती? ये भी 3x + 2y हो जाता। 3x भाई 5 दिन था, तो 5 दिन में एक दिन 3 दिन फिक्स है, तो एक दिन फिक्स का यह x है, तो 3 दिन का 3x + 2y = 21। अब इसको सॉल्व करते तो फिर वैल्यू वही निकल के आती कि x की वैल्यू आपकी 5 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो ये यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा चार्ज पर डे। ठीक है, लेकिन अगर आपने तीनों दिन का इकट्ठे मान लिया है, तो उसको बाद में जितने दिन का मान है उससे डिवाइड करना ना भूलें। ठीक है, तो ये था हमारा फिक्स्ड एंड वेरिएबल चार्ज के। तो इससे पहले मैं आगे की क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, आज वीडियो लगभग जो है 50 मिनट की क्लास आज लगभग हो चुकी है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके माइंड में हो जाएंगी तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आराम से चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे, पर्याप्त समय, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और ट्रस्ट में, अगर वीडियो मेरा देख लिया ना, तो उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, इतने क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी क्लासेस बस आप अटेंड करते रहना। कल की क्लास में जो है कास्ट एंड आर्टिकल्स के जो क्वेश्चन हैं बचे हुए 4-5 क्वेश्चन और हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मिस मत कीजिएगा, अगली क्लास में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो जब भी हमारी आती है आपको पता चल जाए कि मैथ वाले भैया जी का वीडियो आ गया है और आप
यह वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को और अच्छे से अच्छा कर सकें। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। पता तो होगा ही क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ कि भैया 50 मिनट मेरे जैसे इंसान को झेल लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहाँ भी रहिए व्यस्त रहिए, बस सही जगह पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।